नमस्ते और स्वागत है एक और जानकारी भरे सत्र में। आज हम उस पर्ची पर गौर कर रहे हैं जो अक्सर डॉक्टर के क्लिनिक से निकलते वक्त हमारे हाथ में होती है, चिकित्सा पर्ची या जिसे हम मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। जी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स और दस्तावेज हैं और हमारा मकसद है इस पर्ची की लिखावट को समझना। हाँ, वो कागज का टुकड़ा जो कभी-कभी किसी सीक्रेट कोड जैसा लगता है। सही कहा आपने। खासकर उसमें लिखी छोटी-छोटी बातें और वो अजीब से निशान। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि आज इसे थोड़ा डिकोड करें। हाँ, आसान बनाया जाए। ताकि अगली बार जब ये पर्ची हाथ में आए तो ये सिर्फ एक कागज ना लगे, बल्कि हम समझ सके कि इसमें क्या जानकारी है। और देखिए, मजे की बात यह है कि प्रिस्क्रिप्शन शब्द खुद लैटिन से आया है। अच्छा। हाँ, प्रा यानी पहले और स्क्रिब्री यानी लिखना, तो मतलब दवा देने से पहले लिखा गया निर्देश। अरे वाह, सही पकड़ा आपने। बिल्कुल। टेक्निकली देखें तो ये एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, वो डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, वेटरिनेरियन भी। हाँ हाँ, उनका फार्मासिस्ट के नाम एक लिखित ऑर्डर होता है, एक निर्देश कि मरीज के लिए कोई खास दवा है, उसे कैसे तैयार करना है या कैसे देना है। ओके, एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट भी हुआ फिर तो ये। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरह का कानूनी दस्तावेजी है ये। तो चलिए इसकी बनावट को समझते हैं। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि एक स्टैंडर्ड पर्ची के कुछ तय हिस्से होते हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि डॉक्टर बस यूं ही कुछ भी लिख देते होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक पूरा व्यवस्थित तरीका होता है। आमतौर पर 8 मुख्य भाग माने जाते हैं। 8 भाग? अच्छा। हाँ, सबसे ऊपर जाहिर है तारीख होती है, डेट, जिस दिन पर्ची लिखी गई है। बहुत जरूरी है ये। हाँ, वो तो है। उसके ठीक नीचे या पास में मरीज की जानकारी होती है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन, नाम, उम्र, लिंग, ये सब। ये क्यों जरूरी है इतना? मतलब नाम तो ठीक है। ये इसलिए जरूरी है ताकि दवा बिल्कुल सही इंसान को मिले। सोचिए, फार्मेसी में एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं। उम्र और लिंग से डोज तय करने में भी मदद मिलती है कई बार। अच्छा, हाँ, ये तो सही पॉइंट है। ठीक है, तारीख हो गई, मरीज की पहचान हो गई। फिर वो निशान आता है जो सबसे रहस्यमयी लगता है, RX। हाँ, उस पर आते हैं। उसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है। उसके ठीक बाद आता है पर्ची का, कह सकते हैं, दिल, यानी इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन। जी, इसमें दवा का नाम और उसकी मात्रा या कह लें शक्ति, स्ट्रेंथ लिखी होती है। कौन सी दवा कितनी देनी है। ओके, इंस्क्रिप्शन मतलब दवा का असल ब्यौरा। इसके बाद क्या? इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। ये हिस्सा होता है फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए? हाँ, इसमें फार्मासिस्ट के लिए निर्देश होते हैं कि दवा कैसे बनानी है, या कितनी गोलियां देनी है, या कितना सिरप देना है। जैसे ऐसी 10 गोलियां दे दीजिए, या एक मिश्रण तैयार करें। अच्छा, तो सब्सक्रिप्शन फार्मासिस्ट के लिए हो गया। और जो हम मरीज हैं, हमारे लिए निर्देश कहाँ होते हैं? वो होते हैं सिग्नेचर या सिग्ना में। इसको अक्सर छोटे में सिग लिख देते हैं डॉक्टर। सिग, हाँ, देखा है मैंने। हाँ, तो यहीं पर मरीज को बताया जाता है कि दवा कब लेनी है, कैसे लेनी है और कितनी लेनी है। दिन में 2 बार, खाने के बाद, सोते समय, ये सब। अच्छा, यहीं पर वो लैटिन वाले कोड्स भी आते होंगे फिर? बिल्कुल, यहीं पर वो छोटे छोटे लैटिन एब्रिविएशंस अक्सर देखने को मिलते हैं। ओके, सिग यानी मरीज के लिए निर्देश। तो कितने हो गए? तारीख, मरीज, RX, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्ना। 6। बाकी 2 कौन से हैं? 7वां है नवीनीकरण निर्देश, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या ये पर्ची दोबारा इस्तेमाल हो सकती है दवा लेने के लिए? और अगर हाँ, तो कितनी बार? कभी-कभी लिखा होता है नो रिफिल्स या रिफिल 2 टाइम्स। अच्छा, ये भी होता है। हाँ, ध्यान दिया है मैंने। और आखिर में 8वां, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है पर्ची लिखने वाले की जानकारी, प्रिस्क्राइबर इन्फॉर्मेशन। यानी डॉक्टर की डिटेल्स। जी, डॉक्टर का नाम, उनका पता और सबसे जरूरी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर। ये नंबर साबित करता है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत हैं। समझ गई। हमारे पास जो एक सैंपल पर्ची है, वो AK वर्मा नर्सिंग होम वाली, उसमें भी ये हिस्से लगभग इसी तरह से दिखते हैं। ऊपर डॉक्टर और मरीज की जानकारी, फिर वो RX, फिर दवाओं की लिस्ट। हाँ, वो इंस्क्रिप्शन हो गया। हाँ, इंस्क्रिप्शन। फिर फार्मासिस्ट और मरीज के लिए निर्देश, मतलब सब्सक्रिप्शन और सिग्ना, और फिर नीचे डॉक्टर के साइन और रजिस्ट्रेशन नंबर। काफी लॉजिकल स्ट्रक्चर है ये तो। जी हाँ, ये एक मानक, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कोशिश करता है कि कोई कंफ्यूजन न हो।
स्पष्टता बनी रहे। हम्म। हालांकि ये भी है कि आजकल कंप्यूटराइज्ड पर्चियों में फॉर्मेट थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, लेकिन जो मूल जानकारी है वो यही सब रहती है। सही बात है। अच्छा, अब जरा उस रहस्यमयी RX चिन्ह पर वापस आते हैं। हाँ, सुपरस्क्रिप्शन हाँ। आपने कहा था, इसका मतलब सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है? हमारे स्रोत कुछ और कहानी बताते हैं इसके पीछे। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। RX असल में लैटिन शब्द रेसिपी का सिंबल है। रेसिपी, हाँ, जैसे खाने की रेसिपी? हाँ, उसी तरह से। रेसिपी का लैटिन में मतलब होता है तुम लो या आपको लेना है। अंग्रेजी में कहें तो टेक दाओ। तुम लो, हाँ, ये किसको कहा जा रहा है? ये फार्मासिस्ट को एक सीधा निर्देश था कि नुस्खे में जो सामग्री लिखी है उसे लो और दवा तैयार करो। अरे, तुम लो, हम्म, ये तो बिल्कुल आदेश जैसा है। हम्म, लेकिन वो जो दूसरी कहानी है, हम्म। स्रोत में एक पुरानी मान्यता का भी जिक्र है, हम्म। कुछ भगवान से जुड़ा हुआ। हाँ, वो भी है। एक ऐतिहासिक मान्यता ये भी है कि ये जो RX का निशान है, ये रोमन देवता जुपिटर यानी बृहस्पति, उनके चिन्ह जैसा दिखता है या उसी से प्रेरित है। बृहस्पति, उन्हें तो आरोग्य का देवता भी मानते थे शायद। बिल्कुल। तो पर्ची की शुरुआत में इस चिन्ह को लगाना एक तरह से मरीज के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना जैसा था, ईश्वर का आशीर्वाद लेने जैसा। वाह, मतलब एक छोटे से निशान में इतना कुछ, फार्मासिस्ट को निर्देश भी और देवता का आशीर्वाद भी। ये तो नुस्खे को एक अलग ही वजन देता है। हाँ, बिल्कुल। सोचिए उस जमाने में विज्ञान और आस्था कैसे साथ-साथ चलते थे। सही में। चलिए, अब पर्ची के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, इंस्क्रिप्शन। यहीं पर असल दवा का नाम लिखा होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इंस्क्रिप्शन ही वो जगह है जहां डॉक्टर अपनी एक्सपर्ट नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दवा का नाम अक्सर जेनेरिक या ब्रांड नाम और उसकी बिल्कुल सही मात्रा या शक्ति लिखी होती है, जैसे 500 mg, 10 ml वगैरह। और अगर कोई खास मिक्सचर बनाना हो तो उसमें कौन-कौन सी चीजें कितनी-कितनी मिलानी है वो सब भी यही लिखा जाता है। जैसे वो उदाहरण था ना पर्ची में 650 मिलीग्राम PCM, 100 मिलीग्राम डिक्लोफेनाक। हाँ हाँ। तो ये भाग पर्ची की एक्यूरेसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जरा सी गलती यहाँ भारी पड़ सकती है। समझ गई। तो इंस्क्रिप्शन में क्या लेना है ये तय हो गया। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर पर। आपने बताया था सब्सक्रिप्शन फार्मासिस्ट के लिए है और सिग्नेचर मरीज के लिए। इनमें कैसे निर्देश होते हैं? देखिए, सब्सक्रिप्शन फार्मासिस्ट को बताता है कि दवा किस रूप में देनी है। मतलब टैबलेट देनी है, कैप्सूल देना है, सिरप देना है या कोई मरहम बनाना है। अच्छा। और कितनी मात्रा में देनी है। जैसे पुराने जमाने में लिखते थे मिट्टेलेस डोजेज 9x, मतलब ऐसी 10 खुराकें दें, या फियाट उंगवेंटम यानी मरहम बनाएं। ये तब और भी जरूरी था जब फार्मासिस्ट खुद दवाएं मिला कर बनाते थे। आजकल तो बनी बनाई दवाएं ज्यादा आती हैं। हाँ, आजकल तो सब पैक्ड आता है ज्यादातर। और सिग्नेचर, यहाँ मरीज के लिए निर्देश होते हैं। और यहीं पर वो लैटिन वाली भाषा आती है जिसके बारे में हमारे स्रोत बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सिग्नेचर या सिग्ना में ही मरीज को इस्तेमाल का तरीका बताया जाता है और यहीं पर ट्रेडिशनल रूप से लैटिन एब्रीविएशंस का खूब इस्तेमाल होता था। जैसे दवा कब लेनी है, समय, कैसे लेनी है, विधि और कितनी मात्रा में लेनी है। उदाहरण के लिए TID मतलब दिन में 3 बार। अच्छा, TID दिन में 3 बार। हाँ, टेर इन डाए या PC मतलब खाने के बाद। PC पोस्ट सिवोज खाने के बाद। हाँ, ये तो सुना है। जी। तो आ गए हम उस लैटिन कोड पर। कई लोगों को ये समझना बड़ा मुश्किल लगता है। सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल होता ही क्यों था? मतलब क्या डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को एक गुप्त भाषा बनाए रखना चाहते थे आपस में? नहीं, गुप्त भाषा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण थे और काफी वाजिब कारण थे। जैसे? एक तो ये कि लैटिन उस समय पूरे यूरोप में और जहां-जहां यूरोपियन प्रभाव था वहां चिकित्सा और विज्ञान की स्टैंडर्ड भाषा थी। अच्छा, मतलब सब समझते थे? हाँ, जो भी पढ़े लिखे डॉक्टर और फार्मासिस्ट थे वो समझते थे, चाहे उनकी अपनी रोजमर्रा की भाषा कोई भी हो। इससे नुस्खों में एक यूनिफॉर्मिटी आती थी। आप कहीं भी जाएं, डॉक्टर का लिखा फार्मासिस्ट समझ लेगा। ये तो बात है। दूसरा कारण, लैटिन एक डेड भाषा है, मतलब अब आम बोलचाल में नहीं है, तो इसके शब्दों के अर्थ समय के साथ बदलते नहीं हैं। अच्छा, इससे क्या फायदा? फायदा ये कि कंफ्यूजन की गुंजाइश कम होती है। आज जो मतलब है 100 साल बाद भी वही रहेगा। आम भाषा के शब्द तो बदलते रहते हैं। तीसरा, शायद थोड़ी गोपनीयता भी, ताकि मरीज सीधे दवा का नाम या निर्देश पढ़कर खुद ही डॉक्टर ना बन जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। एक रूपता, भ्रम से बचाव, थोड़ी गोपनीयता,
ये तो काफी सॉलिड कारण लगते हैं। जी। क्या आप स्रोत में दिए गए कुछ बहुत आम लैटिन एब्रिविएशंस के उदाहरण दे सकते हैं जो शायद आज भी कभी कभार दिख जाते हो? पूरी लिस्ट तो नहीं, पर कुछ खास वाले। जरूर जरूर। कुछ बहुत कॉमन है जिन्हें जानना काफी काम का हो सकता है। जैसे? समय के लिए हाँ, बताइए। BID, बिस इन डी, दिन में 2 बार, ये बहुत कॉमन है। TID, टेर इन डी, दिन में 3 बार। QID, क्वार्टर इन डी, दिन में 4 बार। OD या SID, सिमेल इन डी, दिन में 1 बार। आजकल OD ज्यादा चलता है। ओके। BID, TID, QID, OD, ये तो डोज के लिए हो गए। और HS, होरा सोमनी, सोते समय, रात की दवा के लिए। PC, पोस्ट चीबोस, भोजन के बाद। AC, एंटी चीबोस, भोजन से पहले, खाली पेट वाली दवाएं। SOS। सीओपोसिट, जब जरूरत हो, यह अक्सर दर्द या बुखार की दवा के लिए होता है। हाँ, SOS तो बहुत देखा है। मतलब जब जरूरत लगे तभी लेना है। ठीक है। ये तो समय से जुड़े हो गए। और मात्रा या तरीके के लिए हाँ, उनके लिए भी हैं। जैसे? GTT, गुट्टा, बूंदे, चाहे वो आंख की हो, कान की या पीने वाली। टैब, टेबेला, गोली। क्वांटम सफिशिएंट, जितनी मात्रा पर्याप्त हो। ये अक्सर मरहम या लोशन बनाने में यूज होता था। और एक है स्टैटिम, तुरंत, मतलब फौरन देनी है दवा, इमरजेंसी में। अच्छा, तो ये कुछ सबसे आम है। GTT, अंग, BID, PC, SOS, एडोसेक्स्ट। हाँ, इनमें से कई तो वाकई पर्ची पर दिख जाते हैं। इनको जानने से पर्ची समझना वाकई थोड़ा आसान हो गया है। बिल्कुल। और शरीर के अंगों के लिए भी होते थे एब्रिवेशंस, जैसे आंखों के डॉक्टर आज भी यूज करते हैं। OD मतलब दाहिनी आंख, ऑक्यूलस डेक्स्टर। OS मतलब बाईं आंख, ऑक्यूलस सिनिस्टर। अरे हाँ, चश्मे के नंबर वाली पर्ची पर देखा है मैंने, ODOS। जी। वैसे ही कान के लिए AD, ऑरिस डेक्स्ट्रा, दाहिना कान, AS, ऑरिस सिनिस्ट्रा, बायां कान। ये तो काफी डिटेल्ड जानकारी है। तो मतलब इन सभी हिस्सों को तारीख से लेकर डॉक्टर के साइन तक और इन आम लैटिन एब्रिविएशंस को समझने से एक मेडिकल पर्ची जो पहले शायद थोड़ी डरावनी या कंफ्यूजिंग लगती थी, हाँ, वो अब एक लॉजिकल और जानकारी देने वाले डॉक्यूमेंट की तरह लग रही है। हाँ, और यही हमारा उद्देश्य भी था। जब हम इन कंपोनेंट्स को पहचान लेते हैं और इन कॉमन अब्रिविएशंस का मतलब जान लेते हैं, तो पर्ची एक पहेली नहीं रहती। सही बात है। ये फार्मासिस्ट और मरीज दोनों के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस का एक सेट बन जाती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये निर्देश क्यों और कैसे दिए जाते हैं, क्योंकि दवा का सही असर उसके सही इस्तेमाल पर ही निर्भर करता है ना? बिल्कुल। गलत टाइम पर या गलत तरीके से ली तो दवा या तो असर नहीं करेगी या शायद नुकसान भी कर दे। जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर संक्षेप में देखें तो आज हमने समझा कि एक चिकित्सा पर्ची की एक मानक संरचना होती है। उसमें मोटे तौर पर 8 भाग होते हैं। जी। हमने RX चिन्ह के पीछे की दिलचस्प कहानी जानी, लैटिन रेसिपी यानी तुम लो से लेकर देवता जुपिटर के आशीर्वाद तक। हाँ, वो काफी रोचक था। हमने देखा कि इंस्क्रिप्शन पर्ची का बिल्कुल केंद्र है, जिसमें दवा की जानकारी होती है, और सब्सक्रिप्शन व सिग्नेचर वो फार्मासिस्ट और मरीज को निर्देश देते हैं। और हमने उन पारंपरिक लैटिन संक्षिप्त अक्षरों पर भी बात की जो डोसेज, इस्तेमाल का तरीका और समय के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देते थे। हालांकि ये भी सच है, जैसा हमने पहले भी कहा, कि आजकल की पर्चियों में, खासकर जो कंप्यूटर से छपी हुई होती हैं, हाँ, उनमें लैटिन का इस्तेमाल काफी कम हो गया है। अब ज्यादातर निर्देश साफ साफ अंग्रेजी में या लोकल भाषा में लिखे होते हैं। हाँ, अब तो डॉक्टर काफी कुछ हिंदी में भी लिख देते हैं या समझा देते हैं। जी बिल्कुल, जो मरीजों के लिए समझना ज्यादा आसान है, पारदर्शिता बड़ी है। हाँ, ये एक अच्छा बदलाव है, बिल्कुल। लेकिन इन पुरानी चीजों को जानना भी दिलचस्प है। इससे पता चलता है कि चीजें कैसे इवॉल्व हुई हैं। हाँ, ये हमें चिकित्सा और फार्मेसी के इतिहास की एक झलक देता है। और क्या पता, ये एब्रिविएशंस जानने से आज भी कभी काम आ जाए। कोई पुरानी पर्ची हाथ लग जाए या कुछ खास संदर्भों में डॉक्टर आज भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सही कहा। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। ये जो पर्ची की इतनी औपचारिक संरचना है, इसके नियम और इसमें ऐतिहासिक रूप से इस्तेमाल हुई ये खास लैटिन भाषा, ये सब डॉक्टर, मरीज और फार्मासिस्ट के बीच के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? मतलब समय के साथ ये रिश्ता कैसे बदला है? सोचने वाली बात है। क्या ये ज्ञान, अधिकार और भरोसे के समीकरण को दिखाता है? और क्या वो समीकरण आज बदल रहा है तकनीक के आने से, मरीजों की बढ़ती जागरूकता से? इस पे जरूर सोचिएगा।